आपके बीबीपी किट में से नॉन करंट एसेट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस में उठा लिए, उसके बाद आगे वाले सिलेक्ट करता चला जाऊंगा। 7.1 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने पढ़ लिया कि डेप्रिसिएशन क्या है, लेकिन अब वो कहता है कि इसका पर्पस क्या है। नंबर 1, to allocate the cost of non-current asset over the accounting periods expected to benefit from its use। कि नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट है वो उन सालों में ट्रांसफर की जाए जहां पे आप उस नॉन करंट एसेट से बेनिफिट। ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, टू इंश्योर दैट फंड्स आर अवेलेबल फॉर द इवेंचुअल रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। यानी डेप्रिसिएशन करके पैसे एक तरफ रखते चले जाओगे, इकट्ठे कर लोगे, 5 साल के बाद जब एसेट बेचना होगा तो ये पैसे आपके पास मौजूद होंगे कि आप एक और एसेट खरीद सके। ये इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 5 साल के बाद आप फैसला करो कि मैंने तो बिजनेस ही बंद कर देना है, मैंने तो एसेट लेना ही नहीं है, तो ये पर्पस नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा, यानी आपके पास कैश इकट्ठा हो जाएगा, आप जाके एसेट ले सकते हो, यानी ये एक कंडीशन बन सकती है, लेकिन ये इसका पर्पस ना बहरहाल नहीं है। To reduce the cost of the asset in the statement of financial position to its estimated market value, कि एसेट की मार्केट वैल्यू के मुताबिक बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू को मैच किया जाए, ये भी नहीं है। टू अकाउंट फॉर द वेरिंग आउट ऑफ द एसेट ओवर इट्स लाइफ। असल में ये चीजें तो हो रही हैं, जब आप डेप्रिसिएशन करोगे तो बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू से कुछ ना कुछ करीब होती जाएगी। किसी हद तक तो ये ठीक है, किसी हद तक ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी हो रहा है कि आप एसेट की जो वेयरिंग आउट हो रही है उसको भी नजर में रख रहे हो। लेकिन जवाब ये है, असल मकसद ये है कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट था जिसमें हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस बिलोंगिंग टू वन पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड। अगर आपने कहीं पर कोई रेवेन्यू अर्न किया है तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो आप एक्सपेंस ले रहे हो वो सारा एक ही पीरियड में आना चाहिए। तो अगर एसेट इस्तेमाल हुआ है और उस एसेट को यूज करते हुए आपने कोई बेनिफिट लिया है, तो उस बेनिफिट को अर्न करने में जो आपकी कॉस्ट आ रही है उसको भी वहीं पे लिखना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन 7.1 आंसर ऑप्शन है 7.1। 7.2 देखते हैं, which of the statements below correctly state the purpose of asset register। अच्छा जी, एसेट रजिस्टर मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, ये टर्मिनोलॉजी अब आपको बता रहा हूं। एक तो आपके पास होता है एसेट का लेजर, वो जो एसेट का लेजर है जिसको कि हम टी अकाउंट कह रहे हैं, इसमें तो बड़ी मिनिमम इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि एसेट लिया जी 20,000 का और कैश पेमेंट कर दी, बस बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा इसमें लिखा नहीं होता। लेकिन एक एसेट की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी ली, टोयोटा कैमरी ले ली या टोयोटा करोला ले ली, तो आपने यहाँ पे तो लिख दिया कि यार व्हीकल परचेज की है नॉन करंट एसेट में और 20,000 की है, इतना ही लिखोगे। अब ये व्हीकल का मॉडल क्या है जी, टोयोटा करोला है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इसका शेसिस नंबर क्या है, ये गाड़ी किसके इस्तेमाल में है, ये गाड़ी की यूजफुल लाइफ कितनी हमने सोची हुई है, इसका डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है, इसकी आज तक की कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर ली। ये सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं आप इस लेजर में लिख सकते, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये व्हीकल ऑफिस में यूज हो रही है या फैक्ट्री में यूज हो रही है, डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, आज की बुक वैल्यू क्या है, इसका मेक ब्रांड क्या है, जो कुछ भी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन एसेट रजिस्टर में आती है। पहले वक्तों में हम एसेट रजिस्टर एक्सेल की फाइल में बना लेते थे, यहाँ पे हम कॉलम बना लेते थे कि ये हमारा एसेट है, इसका यहाँ पे हमने कॉस्ट का कॉलम लिख दिया, ये हमारी मोटर व्हीकल है, कितने की थी जी 20,000 की थी, इसका जो है डेप्रिसिएशन पहले साल में कितनी हो गई, ये जी 3,000 हो गई, तो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, 17,000 आ गई मिसाल के तौर पे। ऐसे करके अगले साल में डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 3,000 हो गई। तो इस तरह करके कोई भी फॉर्मेट हम सोच के तो अपना एसेट रजिस्टर बना लेते थे। तो एसेट रजिस्टर से मुराद ये है कि ये एक एडिशनल आपके पास सोर्स है जिसपे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एसेट के मुतालिक लिखते हैं। और होना ये चाहिए कि एक साल के आखिर में आपका जो एसेट रजिस्टर है
उसमें सारे एसेट्स आपने लिख दिए, और फिर आपके पास जो है वो एसेट लेजर्स हैं, और इनके बैलेंस बराबर होने चाहिए। अगर एसेट रजिस्टर कहता है कि आपका एसेट 1 मिलियन है, तो एसेट लेजर को भी 1 मिलियन ही शो करना चाहिए। इन दोनों को हमने मैच करना होता है, ठीक है। अब कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो करेक्टली स्टेट्स द पर्पस ऑफ द एसेट रजिस्टर। अब मैंने आपको एसेट रजिस्टर समझा दिया, इसका पर्पस क्या है। नंबर 1, an internal control to ensure details of all assets are readily available in the event of loss or theft, ये एक मकसद दिया है। दूसरा, to ensure the organization is aware of the age of plant and machinery, only the age नहीं, हम तो depreciation method की भी बात कर रहे हैं, residual value की भी बात कर रहे हैं, तो ये तो मकसद नहीं हुआ। An internal control to ensure information relating to non-current asset in the nominal ledger and the financial statements is correct. जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें जब आपने एसेट लिखा है कि 1 मिलियन है, तो ये कहां से आ रहा है 1 मिलियन, ये करेक्ट है या नहीं है। आपने लिख दिया मेरे नॉन करंट एसेट 1 मिलियन, अब ये करेक्ट है या नहीं है, या आपके नॉमिनल लेजर में 1 मिलियन, तो उसको आप मैच करते हो एसेट रजिस्टर से। ये वाला है जी, ये भी नहीं है। टू एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लाई विद IAS 16 PPE, नहीं जी, IAS 16 तो नहीं कहता कि आप बनाओ, ये आपका इंटरनल एक मेथड है जिसमें कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त किसी भी तरह की डिटेल को नजर में रखते हो। आंसर ऑप्शन इज सी। इसके बाद हम चलते हैं 7.3 पर। अब देखो, ये एसेट रजिस्टर से मुताल्लिक क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। An asset register showed a carrying amount of 67,460. कौन दिखा रहा है? एसेट रजिस्टर। और ये एसेट की कॉस्ट नहीं दिखा रहा, बल्कि ये एसेट का कैरिंग अमाउंट दिखा रहा है, यानी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 67,460. A non-current asset costing 15,000 had been sold for 4,000, making a loss on disposal of 1,250. No entries had been made in the asset register for this disposal. अच्छा, अब क्या कह रहा है हमें, और कहता है व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑन द एसेट रजिस्टर, करेक्ट बैलेंस ऑन द एसेट रजिस्टर। देखो, आपके पास एसेट रजिस्टर शोज नेट बुक वैल्यू, कितनी नेट बुक वैल्यू दिखाता है जी? 67,460, ये नेट बुक वैल्यू आपको नजर आ रही है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक एसेट था जिसको कि आपने सेल किया है, और वो जो सेल किया हुआ एसेट है उसको आपने यहां से निकाला नहीं है। जब एसेट सेल कर दिया है तो उसको इस नेटबुक वैल्यू में से, एसेट रजिस्टर में से भी एक्सक्लूड करना है, एलिमिनेट करना है, और वो उन्होंने नहीं किया। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द एसेट रजिस्टर फॉर दिस डिस्पोजल। तो अब मुझे, मेरे पास एसेट 67,460 का एसेट रजिस्टर दिखाता है, और जो डिस्पोज्ड एसेट है उसको मैंने अमाउंट को यहां से माइनस करवाना है। तो भाई क्या अमाउंट माइनस करवाऊं? एसेट की कॉस्ट 15,000 थी, एसेट को बेचा आपने 4,000 में है, और बेचते हुए आपने लॉस किया 1,250 का। तो अब मैं कौन सी अमाउंट दिखाऊं इधर, कुछ बता सकते हो मुझे? 15,000 लिख दूं कि माइनस 15,000? 15 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आपने हमेशा गौर करना है। देखिए, 15,000 क्या है? कॉस्ट। 15,000 क्या है? कॉस्ट। और 67,000 क्या है? कैरिंग अमाउंट, यानी नेट बुक वैल्यू। यानी 15,000 कॉस्ट है, ये नेट बुक वैल्यू है, ये कॉस्ट है। याद रखना, कॉस्ट में से कॉस्ट को माइनस कराओगे, और नेट बुक वैल्यू में से नेट बुक वैल्यू को माइनस कराओगे। नेट बुक वैल्यू से मुराद है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये नहीं हो सकता कि मैं नेट बुक वैल्यू में से कॉस्ट को माइनस करवाऊं, नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर भी नेट बुक वैल्यू ही माइनस करानी है। तो भाई इस एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी है, कौन बताएगा मुझे? ये 15,000 नहीं हो सकता। इस एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी है, कौन बताएगा?
मनीष, तो देखो आपने, क्योंकि ये सारे जो टोटल एसेट्स थे इनकी नेट बुक वैल्यू दी हुई है, तो जो एसेट आप डिस्पोज कर रहे हो आपको उसकी भी नेट बुक वैल्यू ही इसमें से माइनस करवानी है। आपके पास एसेट की कॉस्ट उसने बताई है 15,000 है, ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें उसने कहा कि ये आपने जब बेचा है तो आपको कैश मिला है 4,000 का, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, मुझे नेट बुक वैल्यू चाहिए। अब मैं कहता हूं कि एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी है मुझे वो बताओ। ये जो एसेट बिका है, जो 4,000 का बेचा है, इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? देखो यहां पे उसने तुम्हें बताया कि तुम्हें लॉस हो गया है 1250 का। लॉस का क्या मतलब है? लॉस कब होता है? लॉस तब होता है कि जब आपकी एसेट की सेल प्राइस आपके नेट बुक वैल्यू से कम हो। आपके पास एक एसेट जितने का मौजूद था, आप उससे कम में बेचोगे तो लॉस होगा ना। अब तुम मेरे पास आते हो, कहते हो जी मैंने एसेट 4,000 का बेचा, लेकिन बड़े अफसोस हुआ जी मेरा तो लॉस हो गया। जब तुम कहते हो मेरा लॉस हो गया, तो इसका मतलब है कि जो तुम्हें 4,000 मिले तुम उससे खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे एसेट की कॉस्ट ज्यादा थी। तुमने जब बोला कि जी मैंने बोला यार 4,000 तुझे मिल गया और क्या चाहिए, तो बोला सर मेरा तो 1,250 का लॉस हो गया। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इस एसेट की कॉस्ट ये थी, नेट बुक वैल्यू 5250 थी, क्योंकि 5250 का एसेट जब 4,000 का बेचा जाएगा तो 1250 का लॉस होगा। तो आपको यहां पर लिखना है 5250, ये निकलेगा। तो 62,210 इसका आंसर है, 62,210। देखो दोबारा रिपीट कर दूं, तुमने अगर मुझे आगे कहा कि सर मैंने 4,000 का एसेट बेचा और मेरा 1,250 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 4,000 जो तुम्हें मिला है ये कम है। किससे? नेट बुक वैल्यू से। नेट बुक वैल्यू 4,000 से ज्यादा थी। तुम सस्ते में बेचोगे ना तो लॉस हुआ है ना, तुमने सस्ते में बेच दिया 4,000, तो नेट बुक वैल्यू 5250 थी। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैंने एक एसेट बेचा है 10,000 का, और इसको 10,000 को बेचते वक्त मुझे गेन हुआ है 3,000 का, तो फिर इस एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या जेन में आती है? क्या नेट बुक वैल्यू थी? 10,000 का बेच दिया और बड़ा खुश हो रहा हूं कि मैंने तो 3,000 का गेन कर लिया। तो भाई गेन तभी होगा ना जब तुमने महंगा बेचा हुआ हो। एसेट की नेट बुक वैल्यू कम थी, तुमने ज्यादा में बेचा है, तो इस सूरत हाल में तुम कह सकते हो कि इस एसेट की नेट बुक वैल्यू 7,000 थी, कि मैंने 7,000 वाले एसेट को 10,000 को बेचते वक्त 3,000 कमा लिया। तो ये आपने कॉन्सेप्ट जेन में रखना। तो इस एसेट में क्या किया कि 67,460 हमारे टोटल एसेट थे, और ये टोटल एसेट्स की नेट बुक वैल्यू थी। एक एसेट हमने बेच दिया, लेकिन उसको हमने यहां से नहीं निकाला हुआ, तो अब हमने उसको यहां से माइनस करवाना है, लेकिन माइनस करवानी है उसकी नेट बुक वैल्यू, और नेट बुक वैल्यू उसकी बनती है 5250। तो जब हम इस एंट्री को कर लेंगे तो जो एसेट बाकी बचेंगे वो 62,210 होगा। तो जो करेक्ट अमाउंट होगी आपके एसेट की वो 62,210 होगी। क्लियर हो गई ये बात? सर अच्छा, अब एक 7.4 भी कर लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को करते हुए आप काफी कुछ सीख रहे होते हो। मैं सिर्फ क्वेश्चंस को यानी कर नहीं रहा आपके साथ, मैं आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, तो गौर से सुनते रहो। 7.4 आ गया जी। An organization's asset register shows a carrying amount of 145,600। यानी एसेट रजिस्टर जो है वो हमें क्या अमाउंट दिखाता है? अकॉर्डिंग टू एसेट रजिस्टर हमारे एसेट्स 145,600 है। The non-current account, asset account in the nominal ledger shows a carrying amount of 135। और आपका जो एसेट लेजर्स हैं, नॉमिनल लेजर जो है वो दिखाता है 135,600। तो डिफरेंस 10,000 का है, यानी एसेट रजिस्टर 10,000 ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है।
ये कहता है द डिफरेंस could be due to a disposed asset not having been deducted from the asset register. कि ये जो डिफरेंस है ये इसलिए आ रहा है कि शायद ऐसा कोई एसेट था जो कि हमने बेचा है और हमने उसको एसेट रजिस्टर में से माइनस नहीं किया हुआ, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में वो 5250 माइनस नहीं किया हुआ, तो यहां पर भी हमने एसेट माइनस नहीं किया, इसलिए एसेट रजिस्टर की अमाउंट ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमें एसेट रजिस्टर की जो अमाउंट है, हमें कोई ऐसा है, और ये क्या अमाउंट है 145,600 क्या है, ये कॉस्ट है या नेट बुक वैल्यू है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है। ये कहता है ये कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट से मुराद होती है नेट बुक वैल्यू। तो इसका ये मुराद है कि हमें कोई ऐसा एसेट तलाश करना है जिसकी नेट बुक वैल्यू 10,000 हो, और वो 10,000 नेट बुक वैल्यू यहां से माइनस नहीं हुई, इसलिए ये फर्क आ रहा है। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से एसेट की नेट बुक वैल्यू 10,000 है। हम आखिर से शुरू करेंगे डी से। कहता है एसेट विद डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ 5,000, यानी आपने बेचा 5,000 का था एंड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 5,000। तो इसमें तो उसने डायरेक्टली बता दिया कि नेट बुक वैल्यू 5,000 थी एसेट की, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें नेट बुक वैल्यू 10,000 चाहिए। हमें कोई ऐसा एसेट चाहिए जिसकी नेट बुक वैल्यू 10,000 हो। तो ये जो हमारी ऑप्शन थी, ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं बनती, क्योंकि इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कह दिया कि नेट बुक वैल्यू 5,000 है, हमें तो 10,000 चाहिए। सी को पढ़ते हैं। एसेट विद डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ 15,000, हमने बेचा 15,000 का, एंड अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ 5,000, लॉस हो रहा है जी डिस्पोजल पे 5,000 का, यानी 15,000 का बेचते हो, 15,000 तुम्हें मिल गया, और फिर भी तुमने रोना डाला हुआ है कि यार मुझे तो नुकसान हो गया 5,000 का, फिर भी तो आप कह रहे हो कि यार मेरा तो लॉस हो गया 5,000 का। तो इसका मतलब है कि ये एसेट की नेट बुक वैल्यू 20,000 थी। 20,000 का एसेट था ये वाला, क्योंकि 15 का बेच रहा हूं और कह रहा हूं कि 5 नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है नेट बुक वैल्यू ऊपर थी ना, तो 20 थी। तो ये भी मेरा जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे नेट बुक वैल्यू 10,000 चाहिए। बी ऑप्शन को देखता हूं। एसेट विद डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ 15,000, एसेट को बेचा 15,000 में, एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ 5,000, कि नेट बुक वैल्यू 5,000 थी। ये हमें डायरेक्टली उसने बता दिए कि एसेट की नेट बुक वैल्यू 5,000, हमें तो भाई 10,000 चाहिए, ये भी जवाब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को देखता हूं। एसेट विद डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ 15,000, 15,000 में बेच रहा हूं, एंड अ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ 5,000, और बेचते वक्त 15,000 का बेचा और 5,000 का हमने प्रॉफिट कमा लिया, 5,000 का हमें गेन हो गया। तो इसका मतलब है कि ये एसेट 10,000 का था, इसकी नेट बुक वैल्यू 10,000 थी, कि ये 10,000 वाले एसेट को 15 में बेचोगे तो 5 का प्रॉफिट होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा इस लेवल के ऊपर। तो ये इसीलिए किया। ऑप्शन आपकी आंसर जो आएगा वो आंसर ऑप्शन ए है। मुझे आपको एक्सप्लेन करने में 5-6 मिनट लग गए हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, पढ़ोगे और जल्दी से समझ आ जाएगा। अब एक और देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझने की जरूरत है। असल में तो ये क्वेश्चन जो है इनको यहां पे देना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 16 या चैप्टर नंबर 17 में ये क्वेश्चन ज्यादा सूट करता है। इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, वह अच्छा नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने दे दिया तो हम करने की कोशिश करते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर इफ द परचेज ऑफ कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर परचेज करोगे तो ये एसेट है, नहीं सॉरी, परचेज ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी, ये ओपेक्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। was debited to the computer equipment at cost account, तो आपने क्या किया, आपने इसको एसेट के तौर पे लिख लिया। तो होना क्या चाहिए था, लेट सपोज कि ये $100 की ऑफिस स्टेशनरी थी, तो आपको $100 इनकम स्टेटमेंट में
एक्सपेंस के तौर पर लिखना चाहिए था, क्योंकि ये ऑफिस स्टेशनरी है तो एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में $100 का एक्सपेंस लिखना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने गलती से इसको एसेट के तौर पे लिख दिया, कंप्यूटर एट कॉस्ट अकाउंट। आपने इसको कंप्यूटर इक्विपमेंट में एसेट अकाउंट में लिख दिया, यानी इनकम स्टेटमेंट में $100 का एक्सपेंस आना चाहिए था, वो आपने नहीं लिखा। इसके बजाय आपने बैलेंस शीट में इस $100 को एसेट के तौर पे लिख दिया। तो इस गलती को करने के नतीजे में क्या हुआ, आपका एक्सपेंस कम हुआ। इस मिस्टेक की वजह से आपने एक एक्सपेंस को नहीं लिखा तो आपका एक्सपेंस कम हो गया ना, और आपका जब एक्सपेंस कम होगा तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि आपने इसको एसेट में लिख दिया तो आपका एसेट भी बढ़ गया। तो इस मिस्टेक के नतीजे में क्या हो रहा है कि मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और मेरे एसेट भी बढ़ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, यही इसका जवाब है। दूसरे में कहता है अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, नहीं जी, प्रॉफिट अंडर स्टेट नहीं होगा, प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा। ओवर स्टेट से मुराद ये होती है प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हो, अंडर स्टेटमेंट से मुराद है प्रॉफिट कम दिखा रहे हो। मैं प्रॉफिट कम तो दिखा ही नहीं रहा, मैं तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, इस गलती के नतीजे में मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी। ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी गलत है, क्योंकि एसेट भी बढ़ रहा है, मैंने उसको 100 को एसेट के तौर पे मान लिया गलती से, तो एसेट इधर बढ़ गया, प्रॉफिट उधर बढ़ गया, दोनों चीजें बढ़ेंगी। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एंड अंडर स्टेटमेंट ये भी गलत है। आंसर ऑप्शन आपकी जो आएगी वो ए आएगी जी। इंशाल्लाह ये समझ आ गया होगा आपको। 7.6, which one of the following statements correctly describes non-current assets that form part of the working capital of the business? जी नहीं, ये आंसर नहीं है। अब देखो ना, इन्होंने आज तक वर्किंग कैपिटल का तो किताब में अभी जिक्र ही नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वर्किंग कैपिटल से मुराद है आपकी रिसीवेबल, पेबल, इन्वेंट्री और कैश। आमतौर पे अभी बस आप इतना ही ज़हन में रख लो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल से मुराद वो कैपिटल होता है जो जिसमें नॉन करंट एसेट शामिल नहीं है, जो आप बिजनेस को रन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास $100,000 थे, आपने बिजनेस स्टार्ट करना था, आपने जाके एक मोटर वैन खरीद ली, आपने कुछ फर्नीचर खरीद लिया, आपने कुछ मशीनरी खरीद ली, तो ये आपने मोटर वैन 20,000 की खरीदी, फर्नीचर आपने 10,000 का खरीदा, मशीनरी आपने 50,000 की खरीद ली, तो ये सारे के सारे आपके नॉन करंट एसेट बन गए। ये कितने बन गए आपके 80,000। और जो बाकी का 20,000 था वो आपने अपने पास कोई इन्वेंट्री खरीद ली, कुछ कैश रख लिया, इसको वर्किंग कैपिटल कहते हो। वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जिससे आप अपने ऑपरेशंस को चला रहे हो, तो इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये कहता है कि एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। नहीं जी, ये गलत है, क्योंकि नॉन करंट एसेट अलहदा है, ये वर्किंग कैपिटल में नहीं जाते। वर्किंग कैपिटल में तो इन्वेंट्री वगैरह आ जाता है। Number 2, assets which are intended to be used by the business on a continuing basis, including both tangible and intangible, that do not meet the IS1 definition of a current asset. यही जवाब है जी, यही जवाब है, क्योंकि बिजनेस में यूज होगा, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म पे यूज होगा, और करंट एसेट नहीं है, लिहाजा नॉन करंट गिना जाएगा। Non-monetary assets without physical substance that are controlled by the entity and from which, जरूरी नहीं है कि नॉन मॉनेटरी हो, मॉनेटरी ये भी नहीं हो सकता। एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज, नहीं जी, ये तो करंट एसेट होता है, मटेरियल सप्लाई ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी रखेंगे। इसके बाद नंबर 7.7, सेवन पॉइंट सेवन को मैं अभी रोक रहा हूं, पहले मैं आपको 7.9 करवा दूं।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन से मुताल्लिक है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में जाना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन रीवैल्यूएशन का आगे है, इसको मैं बाद में करूंगा, पहले मैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस कर लूं, क्योंकि हमारे चैप्टर में भी लॉजिकली पहले डेप्रिसिएशन आती है फिर रिवैल्यूएशन आती है। तो मैं पहले आपके साथ एक डेप्रिसिएशन का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर देता हूँ। 7.9 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी आज के लेक्चर का। गौर से पढ़ें। Right company's policy is to charge depreciation on plant and machinery at 20% per year on cost, with proportional depreciation for items purchased or sold during a year. ये जो वर्ड है ना प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन, इससे मुराद, इसको एक और लफ्ज भी यूज करते हैं, उसको प्रोरेटा कहते हैं। प्रोरेटा या प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि आपने एक एसेट एक साल में जितने महीने यूज किया उतने महीनों की डेप्रिसिएशन लगाओगे। आपको याद होगा कि हमने एग्जाम्पल पढ़ते वक्त कहा था कि लेट सपोज कि हमारी डेप्रिसिएशन 3000 पर ईयर है। अगर 3000 पर ईयर हो तो फिर आप कह सकते हो कि आपकी डेप्रिसिएशन 3000 बाय 12 250 पर मंथ है। अब अगर आपने ये एसेट 1 सितंबर को परचेज किया है, आपने एसेट परचेज किया 1 सितंबर को, और 31 दिसंबर तक आपने ये एसेट यूज किया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। अगर आपने 4 मंथ्स यूज किया है तो इसकी डेप्रिसिएशन भी 4 मंथ्स की ही लगाई जाएगी, यानी 1000। पूरे साल की नहीं लगाओगे, क्योंकि 3000 तो पूरे साल की है ना। अगर हम प्रोरेटा बेसिस लेके चल रहे हैं, प्रोरेटा या प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो मंथली बेसिस पर, और जितने मंथ्स में एसेट यूज किया उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगा दो। हमने अगर एसेट को 4 महीने यूज किया तो हम 4 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 250 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 1000। तो ये कहते हैं जी प्रोरेटा को। अच्छा, अब कंपनी की पॉलिसी क्या है कि डेप्रिसिएशन लगानी है 20%, लगानी है कॉस्ट पर, और लगानी है प्रोरेटा, प्रोपोर्शनल, यानी मंथली। अब नीचे हमें कहता है राइट कंपनीज प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2003 इज शोन बिलो। हमारा जो एक पूरा साल है 30 सितंबर 2003 को खत्म होता है ईयर। जब आपका साल 30 सितंबर 2003 को खत्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर 2002 को। 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 30 सितंबर 2003 तक ये एक पूरा साल बनता है। और इन्होंने आपको लेजर अकाउंट दे दिया है। क्या बताया कि 1 अक्टूबर को आपके पास $200,000 का एसेट मौजूद था। फिर आपने 1 अप्रैल 2003 को 50,000 का एसेट मजीद परचेज किया। फिर आपने 30 जून को एसेट को सेल कर दिया, डिस्पोज कर दिया 40,000 का। और फिर आपके पास एसेट साल के आखिर में 30 सितंबर के 2,10,000 के रह गए। यानी एसेट कितना था 200, मजीद कितना खरीदा 50, टोटल हो गया 250। इस 250 में से 40 सेल कर दिया साल के दौरान, और बाकी कितना बच गया 200,000। अब आपसे पूछा जाता है कि इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी है। देखो एक चीज याद रखो, ये मेरा साल है पूरा 1 ईयर। मेरे पास अगर $100,000 का एसेट हो और मैं पूरे साल के दौरान कोई एसेट खरीदा नहीं है और कोई एसेट बेचा नहीं है, बस 100,000 के एसेट से मैंने काम शुरू किया और साल के आखिर तक मेरे पास एसेट 100,000 के ही रहे, तो भाई फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो बहुत आसान हो जाएगा। 100, लेट सपोज कि मेरा डेप्रिसिएशन 20% हो, तो फिर तो क्या होगा कि मैं 100,000 को 20% से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहूंगा मेरी डेप्रिसिएशन 20,000 है। साल के आखिर में नेट बुक वैल्यू एसेट रह जाएगा 80,000 का, 100,000 माइनस 20,000, एसेट रह जाएगा 80,000 का,
और ये 20,000 डेप्रिसिएशन चले जाएगी इनकम स्टेटमेंट में। बहुत आसान, क्योंकि एसेट 100,000 से स्टार्ट किया, पूरा साल 100,000 रहा, कोई चेंज इन एसेट नहीं हुआ, तो सीधी सीधी सी 20% से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन ढूंढ ली, उस डेप्रिसिएशन को इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया और इस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस करवा के यहां पे नेट बुक वैल्यू लिख दी। लेकिन ये इतना आसान काम तब होगा जब आप कोई एसेट ना तो खरीदें और ना ही बेचें। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में तो आपके पास एसेट नए भी खरीदते रहते हो और पुराने बेचते भी रहते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाता हूं, इस क्वेश्चन को। साल के शुरू में आपके पास 200,000 के एसेट थे। आपने 1 अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने गुजरे। इधर कहीं पे 1 अप्रैल को आपने 50,000 का एसेट मजीद खरीद लिया और आपके पास टोटल एसेट हो गया 250,000। तो मेरी एसेट की वैल्यू चेंज होगी ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरा साल मेरे पास एसेट 200,000 रहा है। 200,000 सिर्फ 6 मंथ्स रहा है, उसके बाद नया एसेट आ गया। फिर मैंने 30 जून को, ये मेरे पास 1 अप्रैल है, इधर मई और इधर जून, 1 जून को मैंने 40,000 के एसेट सेल कर दिए। तो और मेरे पास जो एसेट बच गया वो बच गया 210,000। तो ये पीरियड जो है, ये पीरियड कितना बनता है? 6 मंथ्स का। इसमें एसेट 200,000 है। 1 अप्रैल में जब एसेट खरीदे तो 250 का हो गया, ये 1 अप्रैल है। अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने मेरे पास जो एसेट है वो 250,000 की वैल्यू है। मेरे पास जो एसेट की वैल्यू 250,000 है वो 3 महीने रही है। उसके बाद फिर मैंने यहां पे, ये 3 महीने रही है, मैंने ये एसेट बेच दिया। तो अब वैल्यू कितनी हो गई एसेट की? 2,10,000। और ये कितना रहा? 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, और ये आखिरी के 3 मंथ्स। आखिरी के 3 मंथ्स मेरे पास 210,000 है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है इन पीरियड्स की अलग अलग। मुझे इस पीरियड में डेप्रिसिएशन अलग होगी, इस पीरियड में अलग होगी और इस पीरियड में अलग होगी। 3 टाइम पीरियड मेरे पास बन रहे हैं क्योंकि एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो, पहले आपके पास 200,000 था, फिर हो गया 250,000, फिर हो गया 210,000। ये 200,000 आपके पास 6 मंथ्स रहा, ये 3 मंथ्स रहा, ये भी 3 मंथ्स रहा। ठीक है। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर तो मैं लिख दूं 200,000 इंटू 20%, ऐसे करके अगर लिख दूं तो जवाब ठीक नहीं आएगा, क्योंकि इसका जवाब आ जाएगा मिसाल के तौर पे 40,000। वो सही नहीं है क्योंकि 20% पर ईयर है। 20% तो एक साल की डेप्रिसिएशन है। मैं दोबारा यहां पे इसको लिख दूं, मुझे यहां पे 6 मंथ्स चाहिए। ठीक है, यहां पे मुझे 3 मंथ्स चाहिए, यहां पे भी मुझे 3 मंथ्स चाहिए। तो ये जो डेप्रिसिएशन मैं यहां पे लिख रहा हूं 20,000 इंटू 20%, ये तो एक साल की बनती है ना। तो इसको 6 महीने के लिए कैसे करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, यानी 12 से इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, एक ही बात है। तो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 महीने की डेप्रिसिएशन बनेगी। 250,000 का एसेट है, 20% पर ईयर है और मुझे चाहिए 3 महीने का, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। और यहां पे 210,000 इंटू 20% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो, मैं तो कंप्यूटर पे ही कर रहा हूं। तो मैं अभी आपको इसका जवाब बता देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे लिखा है तो एक्सेल ने मुझे बना के दे दिए नंबर। तो मेरा जो टोटल डेप्रिसिएशन बनेगी वो 43,000 बनेगी। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है एग्जाम का। मैं आपको बेट करता हूं कि आप F3 के एग्जाम में जाओगे तो ये इस तरह से मिलता जुलता एक सवाल यकीनी तौर पे होगा। मुमकिन नहीं है कि आपका F3 का क्वेश्चन हो और उसमें ये
एक F3 का एग्जाम हो और इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने डिसाइड करना है कि मेरे पास किस पीरियड में कितना एसेट मौजूद रहा है, कितने महीने कितना एसेट था। 6 महीने तक 200,000 था, 3 महीने तक 250 था, 3 महीने 210 था, और उनके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। आप कैलकुलेटर पे करोगे इम्तिहान में तो आपको करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लो, इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो मेरे से भी पूछ लो। देखो, इस लेजर को तुमने पढ़ना होगा, टी अकाउंट को, टी अकाउंट को बस पढ़ने का ख्याल रखना। कब खत्म होता है एक साल? 30 सितंबर 2003 पे यहां पे खत्म होता है। शुरू कहां से होता है? यहां से 1 अक्टूबर पे तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस था। अगली डेट क्या आती है? 1 अप्रैल 2003, ये आपने एसेट परचेज किया है। अगली डेट क्या आती है? 30 जून 2003, यहां पे आपने एसेट को सेल किया है, इसलिए ये क्रेडिट तरफ पे जाएगा। जब एसेट परचेज करते हो तो वो डेबिट तरफ पे आता है। जब एसेट कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, आप उसको डिस्पोजल में ट्रांसफर करते थे तो एसेट को क्रेडिट करते थे ना। वो याद है आपका टी अकाउंट नॉन करंट एसेट का? मैंने कहा था जो एसेट बेचना उसको क्रेडिट कर दो, तो ये एसेट माइनस हो रहा है, यानी ये 250 हो गया इधर, ये एसेट 250 में से माइनस हो गया, बैलेंस जो बच गया 210,000 बच गया। ये क्लोजिंग है। तो ये लेजर का आपने कंफ्यूज नहीं होना। 2002 में 1 अक्टूबर से शुरू होता है, 30 सितंबर में क्लोजिंग बैलेंस खत्म होता है। ओपनिंग बैलेंस 200,000 था, नया एसेट खरीदा तो डेबिट हुआ, एड अप हो गया। फिर एसेट को बेचा तो क्रेडिट किया, माइनस हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस 210। सो 200,000 का एसेट था, प्लस 50 किया तो ये बन गया 250। फिर 250 के एसेट में से माइनस 40 किया, बेचा, तो ये बच गया 210। तो बस ये ऐसा ही है। एक आधा क्वेश्चन, अच्छा इससे मिलते जुलते आपके इसी प्रैक्टिस किट में बीपीपी में 3 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इसी तरह का लेजर दिया हुआ है। एक मैंने कर दिया है, 2 आपने खुद करने हैं। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक दफा दोबारा देख लेना, और फिर वो 2 क्वेश्चन भी करोगे तो पक्का हो जाएगा। यानी टीचर की तरफ से कभी 100% नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ मार्जिन रह जाता है, वो जब आप खुद अपने हाथ से करते हो तो 100% क्लियर हो जाता है।